हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन से कथन सर्वाधिक उचित हैं? ऑप्शन ए है सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होना चाहिए। बी है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। सी है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। और डी है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जाए। तो वैसे भी केवल हमारा नेगेटिव होता है और हम यह नहीं कह सकते कि बच्चों को समान प्रगति होना चाहिए, क्योंकि सबों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, ऑप्शन ए है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, सी है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, और डी है भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें, अधिक से अधिक उस भाषा में बात करेंगे तो वो भाषा आपके लिए सीखना सहज हो जाएगा और आसान होगा। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, बी है अरुचि, सी है लापरवाही, और डी है अज्ञानता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया है, यानी जो माया है उसे लिखने में प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। कभी कभी इस ऑप्शन में डिस्ग्राफिया के साथ साथ यहाँ पर डिसलेक्सिया भी दिया हुआ होता है और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। अगर आपसे यह कहा जा रहा है प्रश्न में कि किसी भी बच्चे को अगर लिखते समय उसमें दूरी समान नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर यह कारण लिखा हुआ है, इसमें जो दूरी है सब अपने वर्णों का वो एक समान है, लेकिन बच्चा अगर लिखने में वर्णों को एक समान दूरी नहीं प्रदान कर पा रहा है, एक समान दूरी नहीं लिख पा रहा है, तो क्या है? डिस्ग्राफिया है। साथ ही अगर वह एक वर्ण को ज्यादा छोटा और एक दूसरे वर्ण को ज्यादा बड़ा लिख रहा है तो भी डिस्ग्राफिया है। लेकिन अगर बच्चे को कहा जाए 21 लिखने के लिए और बच्चा 12 लिख रहा है तो यह क्या है? यह डिसलेक्सिया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? ऑप्शन ए है बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, बी है बहादुर वित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए, सी है बहादुर वित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, और डी है बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। देखिए, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है, यानी कि बहादुर वित्तों जो कहानी है वो कहानी दिया जाएगा और आपको उसका शीर्षक बनाना है। और सी में क्या कहा जा रहा है कि बहादुर वित्तों का शीर्षक केवल दिया जाएगा और बच्चे को उसके नीचे कहानी पूरा लिखने की बात की जा रही है। तो ये सभी जो ऑप्शन है ए, बी और सी, यह तीनों ही गलत हैं। बच्चा हूबहू उसको रट कर या फिर देख कर लिख लेगा। यहाँ पर बच्चा निष्क्रिय है अगर आप हूबहू से नकल करने के लिए बोल रहे हैं तो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बहादुर वित्तों कहानी का अंत जो है, लास्ट वाला जो कुछ हिस्सा है, उसको बदल कर अगर लिखने के लिए बच्चे को कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा? बच्चा खुद का सोच लगाएगा, खुद उसमें रचनात्मकता बढ़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न संख्या 5 है, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। ऑप्शन ए है समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, बी है क्रमिक प्रगति का आकलन करने, सी है कार्य को संचित करने, और डी है बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने। तो देखिए, पोर्टफोलियो एक तरीके का एक फाइल होता है जिसमें बच्चों का जो क्रमिक प्रगति होता है, जैसे क्रम से कैसे उसने एक एक करके क्या क्या विकास किया, क्या क्या उसमें उपलब्धियां प्राप्त की, क्या क्या उसमें योग्यता आई, तो ये चीज पोर्टफोलियो में लिखा गया होता है और इसी का विवरण हम पोर्टफोलियो के अंदर लिखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है तीव्र गति, बी है उच्चारणगत शुद्धता, और सी है शब्द पढ़ना, डी है अर्थ निर्माण। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। पढ़ने के बाद उसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है अर्थ निर्माण करना, यानी कि जब तक हम उसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि ऑप्शन जो ए, बी, सी है वो गलत है, यह भी आवश्यक है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसका अर्थ हम लोग जाने। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। बी है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। सी है, कहानी सुनाने में से समय नष्ट हो रहा है। और डी है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यह भाषा विकास के लिए अच्छा है, न कि एक रोधक है या फिर बाधक नहीं है। साथ ही हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि कहानी सुनाने से हमारा समय नष्ट हो रहा है। प्राथमिक जो स्तर पर बच्चे को कहानियां सुनना अच्छा लगता है, उसमें बच्चे रुचि दिखाते हैं, इसलिए यह सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है यह जो गतिविधि है इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है, ऑप्शन ए है परस्पर अंतःक्रिया, बी है परस्पर प्रश्नोत्तर, सी है बड़ों की परिपक्व भाषा, डी है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से। क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, बच्चे कहीं ना कहीं किसी किसी से बात करते रहते हैं, अपने परिवार को के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने दादा दादी हैं, उनसे बात करते रहते हैं। तो इस तरीके से उनका भाषा विकास जो है एकल परिवार की तुलना में ज्यादा अच्छे से होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यह प्रश्न जो था वो अप्रत्यक्ष तरीके से वाइगोत्स्की से संबंधित था। अगला प्रश्न है, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले डैश, ऑप्शन ए है व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, बी है सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए, सी है अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, और डी है उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले व्याकरण की कक्षा में हमें उसका एक सामान्य सा चर्चा करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऐसा नहीं है कि ए, सी और डी गलत हैं, लेकिन ये सभी इसके सामान्य चर्चा के बाद के चरण हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हैं। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है बहुभाषिकता को संबोधित करना, बी है अभ्यास प्रश्न को करवाना, सी है अन्य भाषाओं को जानना, और डी है सभी बच्चों को अवसर देना। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि उन्होंने क्या कहा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब जरूरी तो नहीं है कि उनकी कक्षा में सभी बच्चे गुजराती ही हों, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग भाषाओं के भाषाई परिवेश से आए हुए बच्चे होंगे। तो वो अपनी भाषा में जब बताएंगे, इसके माध्यम से क्या करवा रही हैं, उनका मकसद यही है कि बहुभाषिकता को संबोधित कर रहे हैं, यानी बहुभाषिकता को वो सम्मान दे रही हैं, बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पहली दूसरी कक्षा के अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह ऑप्शन ए है वैध नहीं है, बी है बहुत गलत है, सी है स्वीकार्य है, और डी है अस्वीकार्य है। तो देखिए, बच्चों की जो मातृभाषा होती है वो हमेशा स्वीकार्य होनी चाहिए, वो कभी भी गलत नहीं होता है, चाहे बच्चे गलतियां ही क्यों ना करें, क्योंकि बच्चों की जो गलतियां भी होती हैं वो भी उनके लिए सही होती हैं, वो भी जरूरी होती हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उनकी मातृभाषा को स्वीकार करना सीखिए, भले ही आप उस भाषा को न जानते हो, लेकिन क्योंकि वह उनकी मातृभाषा है, इसे आपको स्वीकार करना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन ए है घटना वर्णन, बी है कहानी को शब्दतः दोहराना, सी है कहानी को अपनी भाषा में कहना, डी है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो देखिए, जब बच्चे को चित्र दिखाकर कहानी कहवाने की बात की जाएगी, जैसे कौवे का जो चित्र दिखाकर, कौवे और घड़ा का जो चित्र दिखाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आप इस कहानी को अपने ही शब्दों में बताइए, तो बच्चों में क्या होगा, भाषाई विकास होगा। अगर किसी भी कहानी को बच्चे अपनी भाषा में कहते हैं तो इससे भी उनका रचनात्मकता, सृजनात्मकता, साथ ही साथ उनमें जो संप्रेषण की क्षमता है उसका भी विकास होगा। लेकिन शब्दतः अगर किसी चीज को दोहरा रहे हैं, यानी बच्चे रट रहे हैं, बच्चे जो है वो उस चीज को रट कर याद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए सबसे कम प्रभावी है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है,
शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑप्शन ए है ऑडियो वीडियो, बी है वैविध्यपूर्ण, सी है वीडियो परक और डी है पत्र पत्रिकाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर हम लोग लगाते हैं यानी विविधता से अलग अलग शिक्षण सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग होना चाहिए, तो इसलिए यह सही है। इसके अंतर्गत ऑडियो वीडियो भी आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएं भी आ जाएंगी, साथ ही अन्य गतिविधियां भी शामिल हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? ऑप्शन ए है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बी है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, सी है तुम्हारे घर से किस किस की महक आती है, डी है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो जहां कहीं पर अगर आपको दिख जाए अपनी भाषा यानी उनकी भाषा को महत्व देने की बात आ जाए, वो हमारा बहुभाषिकता से संबंधित होता है, साथ ही वह पॉजिटिव भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? ऑप्शन ए है पठन परीक्षण, बी है लेखन परीक्षण, सी है व्याकरण परीक्षण और डी है क्लॉज परीक्षण। तो देखिए यह जो है जैसे एक लाइन लिखा हुआ है उसमें आपने कुछ शब्दों को लिख दिया है और कुछ को खाली छोड़ दिया है जिसे बच्चों को लिखना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्लॉज परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के, और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही जिनका संस्कृत है लैंग्वेज 2 में, तो वो लोग भी ध्यान देंगे कि संस्कृत में क्या है। संस्कृत पेडागोजी में सेम यही प्रश्न आते हैं, बस उसकी भाषा संस्कृत होती है, इसलिए आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लें बल्कि इसे थोड़ा सीरियस होकर सॉल्व करें, क्योंकि यह हिंदी के साथ साथ संस्कृत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, केवल इसका अनुवाद किया हुआ होता है संस्कृत में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।